हाय दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लाए हैं बॉन एपेटी और मैजेस्टी ड्रामा की एपिसोड 9-10 हिंदी में फुली एक्सप्लेन। ये टाइम ट्रेवल ड्रामा है जिसकी पिछली सारी एपिसोड आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी और एक सेपरेटली प्लेलिस्ट भी रेडी है। तो हम अपने ड्रामे की एपिसोड स्टार्ट करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होने वाला था। तो यहाँ नंबर लगे होते हैं जिसमें मिंग के बावर्ची शेफ योंग को 1 नंबर देते हैं और जोसन के बावर्ची मिंग के बावर्चियों को 7 नंबर देते हैं। तो इससे ये साबित होता है कि मिंग के बावर्ची जीत गए। लेकिन महाराज को बहुत ही गुस्सा आ जाता है। कहते हैं आप इस तरह कैसे कर सकते हैं, आपने खुद कहा था कि आपको शेफ़ योंग का बनाया हुआ भुना बतख बहुत ही पसंद आया, तो आप उसे कैसे 1 नंबर दे सकते हैं। इस तरह तो मैं भी आपके बच्चियों को 0 मार्क्स दे सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया क्योंकि मैंने उनकी काबिलियत को सराहा है। आप उनकी क्यों बेइज्जती करवाना चाह रहे हैं? वो इतने अच्छे और इतने मेहनत से काम कर रहे हैं। आपको पता है पहले भी इस पिछली बार मुकाबले में भी इसी चीज़ की वजह से कि उन्होंने एक गलत इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया जिसकी वजह से वो बहुत ही शर्मिंदा हुए। आज भी अपनी शर्मिंदा करें, आपसे ये साबित करने की कोशिश करें कि उनको कुछ भी नहीं आता और आपकी मेहरबानी की वजह से ही वो जीत रहे हैं। और फिर महाराज फैसला करते हैं कि अपने अपने खाना खुद ही चखें और खुद ही अपने आप को नंबर दें। तो शफियों कहती है कि मैं अपने खाने को नंबर नहीं दे सकती हूँ। और इसी तरह मिंग के बावर्ची भी कहते हैं कि वो ये खाना मंदिर में बना देते हैं, इसलिए वो इस खाने को नंबर नहीं दे सकते हैं। महाराज कहते हैं कि अच्छा, तो आप अपने खाने को नंबर नहीं दे सकते हैं। तो फिर इस महाराज कहते हैं कि फिर इस मुकाबले का भी हल यही है कि ये भी बराबरी पे ही ख़त्म होता है और अगर कल का भी मुकाबला बराबरी पर रहा तो मिंग के बावर्ची जीत जाएंगे। मिंग के वज़ीर को समझ आ जाता है कि ये उनकी बेहतरी ही हो रही है। यहाँ दिखाते हैं कि शेफ़ योंग और मिंग के बावर्ची आपस में बात कर रहे होते हैं, वो भी अपनी ही ज़बान में, क्योंकि अब सबको भी पता होता है कि उनको भी ये ज़बान आती है। तो वो कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा बनाया है, लेकिन अगर ये खाना कल चखा जाता तो ज़रूर मैं ही जीतता। तो वो कहती है कि हाँ, मैंने सिर्फ अभी के लिए स्वाद देखा था, मैंने ये नहीं देखा कि बाद के कल के लिए क्या होगा, लेकिन आपका खाना कल तक भी ठीक रहेगा। और फिर दिखाते हैं कि महाराज उसे मिलने के लिए बुलाते हैं और वो कहती है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, मुझे कल के खाने पे बात करनी थी अपने बावर्चियों से। तो कहते हैं कि हाँ, पहले तुम ये बैठ के पियो। तो फिर उसे चाय पिलाते हैं। कहते हैं कि मैं देख रहा हूँ तो कब 2-3 दिन से बहुत ही परेशान हो, तुम्हारे हाथ में भी बहुत दर्द है और फिर वो एक मेरी वजह से तुम इस मुसीबत में फंस गई हो और तुम्हारा वो बर्तन आया है कि नहीं। कहती है कल तक वो बर्तन आ जाएगा, मुझे जंगजूंग सिंह पे यकीन है, लेकिन मैं ये मुकाबला ज़रूर करूँगी। मैंने देखा है कि किस तरह मिंग के बावर्ची इस पर जी जान लगा रहे हो और मेरे सारे बावर्ची भी इस पर जी जान लगा रहे हैं, इसलिए मैं मुकाबला ज़रूर करूँगी। और फिर दिखाते हैं चाय पर पीते पीते उनके शेफ़ियों के हाथ में चाय गिर जाती है। तो वो अपने ख़ास शख्स को आवाज़ देता है और कहता है कि तबीब को बुलाएं और फिर तबीब उसे ख़ास दवाई देता है। ये बात मंजू को पता चलती है। कहती है कि ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। आगे दिखाते हैं कि सुबह हो गई है और मुकाबला की शुरुआत हो गई है। बावर्ची मिंग और बावर्ची योंग से पूछते हैं कि हम ये काली मुर्गी तो बना लेंगे, लेकिन अगर वो बर्तन लेके उसका ढक्कन लेके ना आए तो फिर हम क्या करेंगे। कहती है तो शेफ़ योंग कहते हैं कि फिर हम प्लान बी इस्तेमाल करेंगे, हम बड़ी कढ़ाई पे बनाएंगे। आगे दिखाते हैं कि एक कपड़े में मसालों को डाल के बना रही होती है। महाराज शेफ़ मिंग के बावर्चियों को देख रहे होते हैं जिनके पास बहुत ही नायाब सामग्रियाँ होती हैं जो कि समंदर में पाई जाती हैं। तो वो उसके वजह से पूछते हैं कि ये सब क्या। कहते हैं कि ये जंगली खीरा है जो कि समंदर में ही मिलता है। ये बहुत ही नायाब है, इससे जो शोरबा बनता है वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आज एक सूप डिश पेश करनी होती है और शेफ़ियों किसी के लिए चिकन सूप बना रही होती है, लेकिन काली मुर्गी का, क्योंकि इसका स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। वो मुर्गियों को भर के देचके में डाल देती है और अब उनका इंतज़ार कर रही होती है और इंतज़ार करते करते आखिरी आधा घंटा रहता होता है, लेकिन उसको एकदम से बाहर से आवाज़ आती है। फिर दिखाते हैं कि एक जहाज़ लैंड करता है और सब लोग समझते हैं कि उन पर हमला हो गया है, लेकिन वो कहते हैं आगे से हटो, मुझे शेफ़ियोंग से मिलना है। और फिर दिखाते हैं कि महल के अंदर आते हैं और शेफ़ियोंग को उसका बर्तन देते हैं। सब देख रहे होते हैं और महाराज भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो मिंग के वज़ीर कहते हैं ये कौन है। तो उनको बताते हैं कि ये हमारे नए सदस्य हैं, हमारे ही फैमिली से, अब ये महल में ही रहेंगे। मिंग की बावर्ची भी ये देख रही होती है। वो कहती है कि जल्दी जल्दी और लकड़ियाँ डालो। देखिए दूसरे बावर्ची उसकी इंसल्ट कर देते हैं, कहते हैं कि ये शोरबा हल्की आंच में ही बनता है, इसमें और लकड़ियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन शेफ़ियों लकड़ियाँ भर भर कर डालती है और जिसकी वजह से आग एकदम तेज़ हो जाती है और फिर वो कुकर को सीटी लगा देती है और इंतज़ार कर रही होती है कि कब कुकर बोलेगा और वो अपने बाकी तैयारियां कर रही होती है। तो एकदम कुकर बोल पड़ता है। तो मिंग के बावर्ची पूछते हैं कहीं फट तो नहीं जाएगा और सभी एकदम उसको देख रहे होते हैं क्योंकि उन सबके लिए नई चीज़ होती है। मिंग के बावर्ची भी लटक लटक के यही सब कुछ देख रहे होते हैं और फिर वो कुकर की सीटियाँ निकालती है ताकि सारी भाप उठ जाए। जब भाप उठती है तो एक अजीब सी आवाज़ आती है और दूसरी तरफ दिखाती हैं कि मिंग का भी शोरबा ऑलमोस्ट तैयार हो ही चुका होता है जो कि भाप में बन रहा होता है। और फिर शेफ़ियोंग अपने डिश को आखिरी टच देती है और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि मिंग के बावर्ची भी अपनी अपनी डिश को आखिरी टच दे रहे होते हैं। वो अपने बर्तन में सूप बाउल्स होते हैं उनके पास, जिसमें वो अपनी डिश तैयार करते हैं और शेफ़ियोंग भी अपनी डिश महाराज को पेश करती है, जिसके ऊपर वो सूखे हुए चावल के कटोरी बना के रखती है और फिर वो कहती है कि चम्मच से इसे तोड़ना पड़ेगा। जब वो तोड़ते हैं और वो मिंग के बावर्ची खाते हैं तो उनको भी ये डिश बहुत ही पसंद आती है। उनको एकदम
मिनट के लिए तो लगता है कि वो काली मुर्गी के ऊपर ही सफ़र कर रहे होते हैं और ख़ुद ही मुर्गी बन के उड़ना शुरू हो जाते हैं। सब ये देख के बहुत ही हँसते होते हैं। और जॉसन के महाराज को भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है। वो कहते हैं कि तुमने इसमें क्या डाला है, इसका स्वाद इतना निराला कैसे है और इतनी जल्दी पक कैसे गया है। सबके जहन में यही बात होती है। कहती है कि जो बर्तन मैंने मंगाए थे उसी की वजह से हुआ है, वरना तो ये कभी ना हो सकता। आगे दिखाते हैं कि वो लोग मीन के बावर्चियों का खाना चखते हैं, जो कि ख़ास जड़ी बूटियों और ख़ास ही चीज़ों से बना हुआ एक शोरबा होता है। वो लोग चखते हैं। महाराज पूछते हैं कि आपने इसमें क्या क्या डाला है, तो मीन के बावर्ची आगे इनको बताते हैं, जिनको जसान की ज़बान नहीं आती होती, इसलिए वो अपनी ज़बान में ही बता रहे होते हैं कि किस तरह उन्होंने इसमें जगली, खीरा, कद्दू और बहुत सी ऐसी चीज़ें डाली हैं जिसकी वजह से उसका स्वाद बढ़ा है। फिर दिखाते हैं कि एक खातून इसे चखती हैं और उसके बाद महाराज को इशारा करती हैं ताकि महाराज भी चख सकें। महाराज चखते हैं तो उनको इसका जायका बहुत ही पसंद आता है और कहते हैं कि इसका जायका तो बहुत ही मुख्तलिफ है। फिर दिखाते हैं महाराज अपने आप को एक समंदर में पाते हैं जहाँ पे बहुत सारी मुख्तलिफ चीज़ें उड़ रही हैं और मीन के बावर्ची को भी खाना बहुत ही पसंद आता है। उनको तो वैसे भी आना था, क्योंकि उनको वैसे भी मीन का हर चीज़ ही अच्छी लगती है, चाहे वो बुरी ही क्यों ना हो। फिर दिखाते हैं कि सारे मंत्रियों को भी खाना बहुत ही पसंद आता है। महाराज खाते हैं इन खाने का नंबर हम आपको नहीं दे सकते, आप खुद एक दूसरे का खाना चखें और फिर आप एक दूसरे को ही नंबर दें। आगे दिखाया जाता है कि एक घंटा बजता है और मीन के बावर्ची और जॉसन के बावर्ची एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और उनके आगे अपनी अपनी डिशेस रखते हैं और वो अपने वज़ीर का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि वो कब उनको आदेश दे। तो वो उनको कहते हैं कि हाँ, जैसे कि महाराज ने कहा है बिल्कुल इसी तरह होगा, आप एक दूसरे का खाना चखें और ख़ुद ही एक दूसरे को नंबर दें, इस तरह आप बेहतर फ़ैसला कर सकते हैं। फिर दिखाते हैं कि वो तीनों बावर्ची एक दूसरे का खाना चख रहे होते हैं, लेकिन उनमें से एक बावर्ची जिनको शायद कोई फ़ोबिया या कोई प्रॉब्लम होती है, जो वो खाना चखते ही नहीं है, जिन्होंने कभी भी शेफ़ योंग का कोई भी खाना नहीं चखा होता है, इसलिए वो एक चम्मच उठाते हैं लेकिन अपने मुंह के पास लेके जाते हैं, लेकिन वो नहीं चखते हैं। शेफ़ योंग देख रही होती है, कहती है कि खाना क्यों नहीं चख रहा है, तो पीछे से एक बावर्ची बताते हैं कि कभी भी खाना नहीं चखते हैं, खाना चखे हुए बगैर ही बनाते हैं। तो शेफ़ योंग को समझ आ जाती है कि उनको ये प्रॉब्लम है, जो बहुत बहुत ज़्यादा खाना बनाने के बाद एक ऐसा स्टेज आता है जिसके बाद इंसान को खाना चखने की ख्वाहिश ख़त्म हो जाती है, उसको हर स्वाद बुरा लगता है। महाराज भी ये सब देख रहे होते हैं, तो वो वज़ीर से पूछते हैं कि खाना क्यों नहीं चख रहे। कहते हैं कि ये खाना नहीं चखते हैं, इनको कोई मसला है, चखे बगैर ही चेक करते हैं। तो महाराज को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि ये चखेंगे नहीं तो नंबर कैसे देंगे। कहते हैं कि हो सकता है वो कोई नंबर ना देंगे, वो पूरे नंबर देते हैं। शेफ़ योंग भी यही सब देख रही होती है, उसे समझ आ जाता है, शायद उन्हें ये खाना खाते हुए झिझक महसूस हो रही है, इसलिए वो उनके लिए एक अलग सा शोरबा बनाती है जिसमें वो सारी चीज़ें मिक्स कर देती है, उसमें कोई डेकोरेशन नहीं होती है, उनके आगे रख देती है। उनको कहती है आप ये खाएं, ये ज़्यादा बेहतर है, ये खाना आसान है उसको खाने से। और फिर वो पहले उस खाने को देखते रहते हैं। फिर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें वो अपनी जवानी के टाइम में एक खाना बना रहे होते हैं और एक शोरबा बना रहे होते हैं, लेकिन उनको स्वाद उन्हें पसंद नहीं आता है। लेकिन उनकी दादी उनके लिए एक शोरबा बनाती है लेकिन जिनका स्वाद उन्हें बहुत ही पसंद आता है और उन्होंने आज तक वैसा शोरबा नहीं बनाया होता है। वो शेफ़ योंग का शोरबा देखते हैं तो उनको एकदम वही ख्याल आ रहा होता है, तो वो एक नवाला उठा के चखते हैं। सारे हैरान हो जाते हैं, जो हमेशा कुछ भी नहीं चखते होते हैं, वो आज चख लेते हैं और चखते चखते रोना शुरू हो जाते हैं और रोते रोते आसमान को देख के हंस रहे होते हैं। कहते हैं कि ये स्वाद, इसको मैंने ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं किया और ये आज मुझे मिल गया है। वो अपनी ज़ुबान में बोल रहे होते हैं, तो शेफ़ योंग को पीछे से एक आदमी ट्रांसलेट करके बताता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वो कहते हैं कि उन्होंने तो ऐसा स्वाद कभी भी नहीं चखा, क्योंकि उनकी दादी का स्वाद था और वो बचपन से इस स्वाद को ढूंढने के लिए क्या क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन आखिर उन्होंने ये स्वाद चख लिया। और कहते हैं इसको कोई भी नंबर नहीं दे सकते हैं, इसलिए वो ख़ुद ही अपने आप की अपनी हार तस्लीम करते हैं और एकदम पीछे हट जाते हैं। मिंग के वज़ीर को ये सब जान के बहुत ही गुस्सा आता है, कहते हैं कि ये क्या बकवास है, हमेशा इसी तरह होगा क्या। लेकिन महाराज कहते हैं कि आपको कुछ भी बोलने की आज्ञा नहीं है। और फिर दिखाते हैं कि वही मिंग के बावर्ची शेफ़ योंग के सम्मान में झुक जाते हैं। मिंग के वज़ीर को देख के बहुत ही गुस्सा आ जाता है, कहते हैं कि ये क्या है, लेकिन महाराज को देखते हुए वो चुप होकर बैठ जाते हैं। आगे दिखाते हैं कि वो एक दूसरे को नंबर देते हैं और फिर नंबर सामने लाए जाते हैं। जॉसन के बावर्चियों ने नंबर दिए होते हैं मिंग के बावर्चियों को 27, क्योंकि 10-10 नंबर हर एक बंदे ने दिए होते हैं, लेकिन मिंग के बावर्चियों ने उनको नंबर दिए होते हैं 28। इसलिए दिखाते हैं कि जॉसन के बावर्ची जीत जाते हैं और इसमें मिंग के बावर्ची भी खुशी हो रहे होते हैं। दिखाते हैं कि वो भी शेफ़ योंग को स्माइल दे रहे होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत ही अच्छा खाना बनाया है, लेकिन अगर अगली बार हमारी कंपटीशन हुआ तो हम दोनों फिर मुकाबला करेंगे और हम सिर्फ 2 ही होंगे। और फिर दिखाते हैं कि शेफ़ योंग ने कहती है कि मैं आपसे हैंडशेक करना चाहती हूँ। कहती है ये क्या बुलाया, फिर वो एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। देखिए मिंग के वज़ीर कहते हैं कि जैसा कि आप लोग मुकाबला जीत गए तो अब जो आप चाहते हैं वही होगा, लेकिन हमें एक तोहफ़ा चाहिए जो हम बादशाह को पेश करेंगे। वो कहते हैं कैसा तोहफ़ा चाहिए, तो वो शेफ़ योंग की तरफ इशारा करते हैं, कहते हैं हमें ये चाहिए। मिंग के बावर्ची भी एकदम परेशान हो जाते हैं कि ये क्या बकवास करे। बादशाह को गुस्सा आ जाता है, कहते हैं वो हंसना शुरू हो जाते हैं। हंसते हंसते वो एक अपने सर मिंग के
मिंग के वज़ीर के सर पे मारते हैं, जिससे उनके नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। एक वज़ीर भाग के राजमाता के पास जाता है ताकि वो उन्हें बुला सके। यही देखते देखते वो मुकाबले का मैदान जंग का मैदान बन जाता है। महाराज कहते हैं कि अगर आपको हमारी बावर्ची को लेके जाना था तो आपको कम से कम एक बड़ी फ़ौज लानी चाहिए थी। फिर दिखाते हैं कि राजमाता वहाँ आती हैं और वो मिंग के वज़ीर को कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे महाराज से ऐसी बात करने की और हमारी शाही बावर्ची को लेके जाने की। कहती है कि तुम कौन होती हो, यहाँ से हटो। तो फिर वो उनको एक लेटर दिखाती है जो कि मिंग के ही राज घराने की तरफ से आया होता है और उनमें उसने ऐसी कोई बात नहीं की होती, ना मुकाबले की, ना ही उन्हें कुछ लड़कियाँ चाहिए होती हैं। और वो ये देख के शर्मिंदा हो जाता है क्योंकि वो तो सब अपने लिए कर रहा होता है। वो एकदम झुक जाता है और कहता है कि आप ये बात किसी को मत बताइएगा, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। उनको देखते हुए सारे मिंग के साथ जो लोग आए होते हैं उनके बावर्ची भी चुपचाप झुक जाते हैं और फिर वो उठ के माफ़ी मांगते हैं और वो शेफ़ियोंग से भी माफ़ी मांगते हैं और चुपचाप वहाँ से निकल जाते हैं। महाराज पूछते हैं कि राजमाता आप यहाँ क्या कर रही हैं? कहती है कि मैं सिर्फ आपको देखने आई थी कि आप ये क्या कर रहे हैं, आप इतनी जल्दबाजी में फ़ैसला क्यों करते हो? वो कहता है कि मैं माफ़ी मांगता हूँ, मैं आज के बाद कोई भी फ़ैसला जल्दबाजी में नहीं करूँगा। वो कहती हैं कि छोटे महाराज आपके साथ खाना खाना चाहते हैं। महाराज कहते हैं कि मुझे बहुत खुशी होगी उनके साथ खाना खाते हुए, मैं आज तैयारी करूँगा। अगले सीन में दिखाते हैं कि शाही सखी राजकुमार के साथ बैठी होती है और उनके हाथ में एक ज़हर होता है जो कि एक असल में जड़ी बूटी होती है, जिन्हें अगर अदरक वगैरह के साथ खाया जाए तो एक ज़हर बन जाता है। और आगे का सीन दिखाया जाता है कि महाराज बैठ के अपनी मांगुन रोग को कंप्लीट कर रहे होते हैं। यहाँ दिखाते हैं कि शेफ़ियोंग और गोल्गिन खुश हो रही होती हैं क्योंकि वो कंपटीशन जीत चुकी होती हैं। अगले सीन में दिखाया जाता है कि मांगुन रोग कंप्लीट हो रही है और महाराज उसके बारे में ही लिख रहे होते हैं कि किस तरह उसने आज मुकाबला जीता और कितनी समझदारी से उसने सारा काम किया है। अगली सुबह दिखाया जाता है कि शेफ़ियोंग उनसे पूछती है कि छोटे महाराज को क्या क्या पसंद है, क्योंकि वो उनके छोटे भाई होते हैं। तो वो इस तरह उनसे पूछती है तो कहती है कि मुझे तो कुछ ख़ास नहीं पता है, लेकिन हाँ मैं तुम्हें ये बता दूँ कि उसे मुर्गी पसंद है। और फिर दिखाते हैं कि महाराज उसे एक तोहफ़ा देते हैं जो कि एक बहुत ही खूबसूरत ड्रेस होता है जो कि पिंक कलर का होता है, शॉकिंग पिंक। और फिर दिखाते हैं वो ये पहन लेती है और सारे उसे देख के बहुत तारीफ़ करते हैं। कहते हैं इस तरह का लिबास आज तक किसी शेफ़ ने नहीं पहना है, लेकिन तुम ख़ास हो इसलिए तुम पहन सकती हो। आगे दिखाते हैं कि छोटे महाराज भी सामने आ जाते हैं जो कि महाराज के सौतेले भाई होते हैं, जो कि छोटे राजकुमार होते हैं। शेफ़ युंग ने उनके लिए मैकरोन और काली मुर्गी से एक शोरबा तैयार किया होता है और फिर वो चखते हैं और कहते हैं कि आपके हाथ में बहुत ही जायका है, मैंने आपकी बहुत ही तारीफ़ सुनी है और आज मुझे यकीन हो गया है आप बहुत ही अच्छा खाना बनाती हैं, इसीलिए तो सब आपके पूरे महल में आपकी इतनी बातें होती हैं। शेफ़ ये देख के बहुत ही खुश हो जाती है। अगले सीन में दिखाते हैं कि महाराज उसे कहते हैं कि तुम मुझसे मिलने आना उस गार्डन में। और कहती है कि मैं आपसे मिलने आऊँगी, लेकिन पहले मुझे मिंग के बावर्चियों को बाय करना है। वो उनके लिए कुछ गिफ्ट्स भेजती है जिसमें बहुत सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं और कुदरती चीज़ें होती हैं। उससे हैंड शेक करते हैं, कहते हैं कि जो तुम्हारे युग में होता है हम भी वही करना चाहते हैं, और फिर उससे हाथ मिलाते हैं। और वो कहते हैं कि बादशाह को कहना कि अपने दरवाजे की कुंडी लगा के सोया करें। अब शेफ़ियोंग कहती है कि बस यही कहना, कहते हैं हाँ बस उनको यही बता देना कि दरवाजे की कुंडी लगा के सोया करें। आगे दिखाते हैं कि शेफ़ियोंग अंदर घर की तरफ जा रही होती है और उसके ज़हन में ये बातें चल रही होती हैं कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि दरवाजे की कुंडी लगा के सोया करें। तो गिलून कहती है आपको उनको साफ साफ पूछ लेना चाहिए था कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। अभी वो ये सब बेहतर ही कर रहे होते हैं, उनके हाथ में वही तोहफे होते हैं जो मिंग की बावर्चियों ने उन्हें दिए होते हैं। तो सामने से छोटी रानी आ रही होती है और वो शेफ़ियोंग को एक थप्पड़ मारती है, कहती है तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मौत की कगार पे है, आज के बाद तुम कोई खाना नहीं बनाओगी, और उसको जेल में डाल देते हैं। यहाँ सीन दिखाया जाता है कि यही बात मंजू को भी पता चल गई है और वो खुशी हो रही है क्योंकि उसी ने तो ये सब किया होता है, उसी ने तो उस खाने में जहर मिलाया होता है। यहाँ दिखाते हैं कि वो एक जेल में बैठी होती है और दूसरी तरफ महाराज उसका गार्डन में इंतज़ार कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि किस तरह वो उसको प्रपोज़ करेंगे, और वो सोच रहे होते हैं कि किस तरह उसने ये मुकाबला जीता है। अभी वो यही सब सोच रहे होते हैं। दूसरी तरफ बावर्ची खाने का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सारे बावर्ची रो रहे होते हैं और गीलगम तो सबसे ज़्यादा रो रही होती है, कहती है कि मैं खुद महाराज के पास जाऊँगी या फिर तुम सब जाओ। और फिर दिखाते हैं कि वज़ीर उनके पास जाता है, वो इंतज़ार कर रहे होते हैं, उनको यही लग रहा होता है कि शेफ़ियोंग आ गई है, लेकिन वो सामने वज़ीर होता है। वो एकदम शर्मिंदा हो जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही जल्दबाजी में होते हैं। फिर उनको पता चलता है कि किस तरह रानी ने उसको बंद कर दिया, तो एकदम परेशान हो जाते हैं और फिर वो कैद खाने की तरफ जाते हैं जहाँ पे वो बहुत ही बुरी हालत में होती है। उसको बहुत ज़्यादा थप्पड़ मारे गए होते हैं, उन्हें बहुत ही सज़ा दी हुई होती है। वो कहते हैं कि हमें यहाँ की चाबी दें, वो आगे खड़ी हो जाती है, कहती है कि मैं चाबी नहीं दूँगी। तो वो एकदम तलवार निकाल लेते हैं, कहती है कि इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आपने ही तो ज़हर मिलाया था खाने में, इसलिए तो वही खाना आप पे असर नहीं किया, लेकिन मेरा बेटा अब मौत की कगार पे, उसका बुखार नहीं उतर रहा है, वो बिल्कुल मरने वाला है। तो शेफ़ियोंग उसे आवाज़ देती है, कहती है कि आप कुछ नहीं करेंगे ऐसा। वो कहता है मैं करूँगा और मैं ज़रूर करूँगा। कहता है आप ऐसा नहीं करें, मैंने भविष्य देखा है, मैं जानती
जानती हूँ यहाँ से जो चीज़ शुरू होगी वो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो महाराज कहते हैं अब जो होना था वो हो चुका है, अब ये कभी नहीं रुकेगा। कहते हैं कि नहीं आप कुछ नहीं करेंगे, आप मेरी गुनाही साबित करेंगे। तो वो तलवार फेंक देते हैं। यही बात राजमाता को भी पता चलती है। वो कहती है कि ये कैसा हो सकता है, ये तो बहुत ही गलत है, कुछ तो करना पड़ेगा वरना बहुत ही नुकसान हो जाएगा। राजकुमार ये सब देख के बहुत ही खुश हो रहे होते हैं कि क्या बादशाह ज़रूर कोई ना कोई ऐसा कदम उठाएंगे जिससे उनकी सल्तनत पलट जाएगी। आगे दिखाते हैं कि सारी रात शेफियोंग वहीं कैद खाने में गुजारती है, लेकिन बादशाह को कुछ भी नहीं समझ आती है। वो सारी रात सो के गुजारते हैं। आगे दिखाते हैं इनका वज़ीर उनको कहता है कि आप क्यों ना राजकुमार को जाके खुद ही चेक करें। और फिर वो राजकुमार के कमरे में जाते हैं, लेकिन वो अपने नहीं अपनी माँ के कमरे में होते हैं, यानी रानी के कमरे में। तो महाराज वहाँ होते हैं। तो वो कहते हैं कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप तो कभी भी यहाँ नहीं आए। कहते हैं कि मैं राजकुमार को देखने आया हूँ। और फिर वो कमरे की तरफ देख रहे होते हैं। कहते हैं कि उन्होंने ऐसा क्या खाया। कहती है उसने उस डायन का खाना खाया और कुछ नहीं खाया। वो कहते हैं कि अपनी ज़ुबान संभाल के बात करो। तो वो चुप हो जाती है, वो 1 मिनट के लिए डर ही जाती है। फिर दिखाते हैं कि वहाँ पे कुछ दवाइयाँ पड़ी हुई थी। कहती है ये किसकी हैं। कहती है ये राजकुमार की हैं, ये ताकत की दवाई है। तो वो उठा के वहाँ से उसे ले जाती है। अगला सीन दिखाते हैं कैद खाने का, जहाँ पे शेफियोंग बैठी होती है जो कि मानजुक रोग के बारे में सोच रही होती है। कहती है कि मैं यहाँ क्यों आई थी, क्या मैं यहाँ इसीलिए आई थी कि मुझे साथ ये से लुक जाए। तो वहाँ पे राजमाता आ जाती है। कहती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, अगर तो तुम अपने 3 दिन में बेगुनाही साबित करती हो तो मैं तुम्हें अभी यहाँ से निकाल दूँगी, अगर तुम नहीं करती हो तो तुम्हें खुद को ख़त्म करना पड़ेगा वरना राजकुमार को नुकसान होगा। और फिर दिखाते हैं कि शेफियोंग बावर्ची खाने में आती है। तो सब उसे देख के बहुत ही खुश हो जाते हैं। अगला सीन दिखाते हैं कि महाराज सारी दवाइयों को खुद चेक कर रहे होते हैं। एक दवाई उन्हें बहुत ही अजीब लग रही होती है, वो हर दवाई को चेक कर रहे होते हैं चक के। फिर दिखाते हैं कि आवाज़ आती है कि महाराज का खाना आ गया है। तो उनको लगता है कि शेफियोंग की आवाज़ थी, लेकिन उनको लगता है उनका वहम है। और फिर वो बाहर जाके देखते हैं तो शेफियोंग की होती है। उससे खींच के अपने कमरे में ले आते हैं, उसके गले लग जाते हैं और उसको किस करने लगते हैं। तो शेफियोंग, जिसको राजमाता की बातें अच्छी तरह याद होती हैं कि उसी की वजह से महल में गलत बातें फैल रही हैं, वो एकदम पीछे हट जाती है। वो कहती है आपको ये सब नहीं करना चाहिए। तो वो उसकी बात इग्नोर करते हैं, उसे फिर किस करते हैं। फिर दिखाते हैं वो महाराज को खाना खिला रही होती है। वो खाना उनसे पहले खुद चेक कर रही होती है, आज चेक कर रही होती है। आज कोई भी खातून वहाँ नहीं होती है और उसे कहते हैं तुम भी मेरे साथ खाओ। वो भी उनके साथ ही खाना खाती है। और वो कहती है कि अब सब एक्सपर्ट हो गए हैं, सब बहुत ही अच्छा खाना बनाने लगे हैं। वो कहती है हाँ। फिर वो देखती है कि कुछ दवाइयाँ होती हैं, वो दोनों बैठ के वहाँ चेक कर रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इस दवाई का टेस्ट बहुत ही अजीब है। वो कहती है कि ऐसी तो कोई भी जड़ी बूटी नहीं हो सकती जो भी मुर्गी का शोरबा खाने से या फिर जिनसिंग खाने की वजह से उनकी तबीयत इतनी ख़राब हो गई हो। और फिर वो दोनों बैठ के इसी बारे में बात कर रहे होते हैं। और फिर वो शाही तबीब को भी बुलाते हैं जो कि छोटे राजकुमार का इलाज कर रहा होता है। अगले दिन में हमें शाही सखी दिखाई जाती है, जिससे पता चल जाता है कि राजमाता ने उन्हें वहाँ से निकाल दिया है। एक मंत्री भी बहुत ही गुस्से में होता है, कहते हैं आपने उन्हें क्यों निकाला है, उस टाइम की वजह से ये सब हो रहा है, वो सारा ख़ानदान ख़त्म करना चाहती है। तो राजमाता कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसकी वजह से कुछ हो रहा है, मुझे लगता है इसके पीछे ज़रूर कोई हो रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि वो ये सब साबित करे। आगे दिखाते हैं कि वो एक दवाई को चेक कर रही होती है और उसको चेक करने के लिए ख़ास तबीब को बुलाया गया होता है। लेकिन वो तब चेक करते करते ही वहाँ पे थक के सो जाती है, क्योंकि वो रात सारी नहीं सोई होती हैं। और देखती है कि महाराज भी सो गए, इसलिए वो सारी दवाइयों को उठा के अपने कमरे में ले जाती है। गिलकम, जिसे सूंघने की सलाहियत बहुत ही तेज़ होती है, वो एक जड़ी बूटी को सूंघती है। कहती है कि ये चीज़ सही नहीं है। और शेफियोंग यही चीज़ तबीब से पूछना चाह रही होती है। और फिर उन्हें पता चलता है कि महाराज की तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो वो उनके पास आती है और तबीब से पूछती है क्या इनको वही सिम्टम्स नहीं है जो महाराज को है, जो छोटे राजकुमार को। कहती है हाँ, इनको भी हल्का हल्का बुखार है, लेकिन इतना तेज़ नहीं है। यह हो सकता है कि ये बड़े हैं और वो छोटा है, इसलिए वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है। वो कहती है उन्होंने वो सारी जड़ी बूटियाँ चखी थी, उसमें एक जड़ी बूटी ऐसी थी जिसका जायका बहुत ही बुरा था। वो कहती है कि हाँ, लेकिन उसमें फिर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो ज़हर बन जाए। फिर वो कहती है कि हाँ, एक जिनसिन वाली शोरबे वाली मुर्गी से तो कुछ नहीं हो सकता ना। और फिर वो कहते हैं हाँ, अगर वो जिनसिन के साथ खाई जाए तो ज़रूर वो ज़हर बन जाती है, उससे इतनी तेज़ बुखार चढ़ जाता है कि बंदा मरने की कगार पे आ जाता है। और फिर शेफियोंग को पता चल जाता है कि उनको क्या करना है। फिर वो इस चीज़ का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो एक दवाई तैयार करने के लिए तबीब को भेज देते हैं। शेफियोंग वही महाराज के पास होती है, उनकी रात सारी पट्टियाँ करती रहती है। और दिखाते हैं कि महाराज को समझ आ गई होती है कि दवाई में ही कोई गड़बड़ थी, इसलिए वो अपने सिपाहियों को भेजते हैं कि उसको पता करो जो ये जड़ी बूटियाँ लेके आता है। शेफियोंग शुक्र करती है कि अब उसकी जान छूट गई है। अगला सीन दिखाते हैं कि शाही सखी, जिसने वो दवाइयाँ मंगाई थी और उस ख़ास औरत को भी गायब किया था, वो उसे मरवाने का हुक्म दे देती है और अपनी ख़ास सेविका को वहाँ भेजती है। लेकिन उसके पीछे ही गोल्किम भी वहाँ चला जाता है और वो उसे मरने नहीं देता है। और वो हंसना शुरू हो जाता है। वो कहता है कि तुम ही ये सब कर रही हो ना, किसके हुक्म पे कर रही हो, क्या बादशाह के हुक्म पे कर रही हो। वो कहते हैं अच्छा, तो तू वही है ना जिसने बादशाह पे हमला किया था।
और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि जब शफीयोंग उससे पहली बार मिली थी और वो पहाड़ी से गिरे थे, उनको जो तीर लगा था वो गोलगिम का ही था। वो कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, और वो उसके गले में ही चाकू मारना शुरू हो जाती है। फिर उसे एकदम गुस्सा आता है, गोलगिम उसी को पकड़ के मार देता है। उस लड़की से पूछ रहा होता है कि सब किसने किया, तो वो बताती है कि सब शाही सकी ने किया, लेकिन उससे पहले उसे कोई तीर मार देता है। और फिर राजकुमार को पता चलता है कि वो मर चुका है। उस आगे दिखाते हैं कि महाराज को खबर मिल जाती है कि ये सब शाही सकी ने किया, तो वो शाही सकी के पास आते हैं, कहते हैं कि तुमने अच्छा नहीं किया, मुझे तुम बता सकते हो ये सब तुमने क्यों किया, तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी थी। वो आगे से कहती है मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा कोई कसूर नहीं है। वो कहते हैं कि ये तुमने किया, मैं तुम्हारा सर कलम करवा दूंगा। कहते हैं कि आप पहले सबूत लेके आए फिर मुझसे बात कीजिएगा, और वो वहाँ से निकल जाते हैं। कहते हैं अब मैं सबूत लेके ही आऊँगा। आगे का सीन दिखाते हैं कि महाराज को सख्त बुखार होता है, और फिर तबीब आता है और बताता है कि उन्होंने वो दवाई तैयार कर ली है जिससे उनकी तबीयत ठीक हो सकती है। फिर उन्हें उठा के बिठाया जाता है, वो एक काढ़ा उनकी खिदमत में हाजिर किया जाता है, जिसे देख के ही उनका दिल ख़राब हो जाता है, क्योंकि वो अच्छा खाने के शौकीन होते हैं, लेकिन वो दवाई समझ के वो काढ़ा पी जाते हैं और फिर उनकी तबीयत काफ़ी बेहतर हो जाती है। फिर वो पूछते हैं कि क्या राजकुमार को ये दिया, कहते हैं नहीं अभी नहीं दिया, अभी उन्हें देना है। फिर कहते हैं मुझे भी वहीं होना चाहिए। और फिर दिखाते हैं कि वो रानी के कक्ष में वापस आ जाते हैं और अपने सामने राजकुमार को दवाई पिलाते हैं। वो एक चम्मच पीते हैं और उनके जिस्म जो कि बहुत ही तपड़ा होता है वो एकदम नॉर्मल हो जाता है। लेकिन दिखाते हैं कि कुछ सेकंड ही गुजरते हैं, शायद 1 मिनट ही गुजरता है, तो उनको उल्टी होना शुरू हो जाती है और इतनी सख्त होती है और कि उनका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है। तो शफीऊं परेशान हो जाती है, तबीब भी हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ, ये दवाई तो महाराज पे असर कर रही थी। और फिर शफीऊं कहती है कि कहीं इस वजह से तो नहीं हो रहा कि उनका मैदा खाली है, मैं अभी कुछ बना के लाती हूँ। तो रानी कहती है कि तुम्हें लगता है कि तुम कुछ बना के लाओगी और मैं उससे खाने दूँगी। महाराज कहते हैं कि पहले मैं चख लूँगा। और फिर शफीऊं वहाँ से निकल जाती है। फिर वो किचन में आती है, उसको बताती है कि उन्हें एक ऐसा खाना बनाना है जिसमें ताकत हो और वो इतना भारी भी ना हो और मैदा भी ख़राब ना हो। और फिर वो एक ऐसी डिश बनाती है जो कि दलिया सा होता है, लेकिन देखने में ही बहुत ही खूबसूरत लग रहा होता है, खुद ही खाने का मन करता है। जब वो डिश तैयार हो जाती है तो उसके अंदर कुछ ख़ास चीज़ें डालती है, कुछ आटा और कुछ ख़ास चीज़ें, और फिर वो राजकुमार की खिदमत में पेश करती है। रानी उसे खिलाने से इनकार कर देती है, लेकिन राजमाता कहती हैं कि तुम पागल हो, अब तो साबित भी हो गया है कि शफीऊं ने कुछ भी नहीं किया, फिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो कहती है मेरा दिल नहीं मान रहा, मैं क्या करूँ। कहती है कि खाना इनके लिए ज़रूरी है। और फिर महाराज कहते हैं कि पहले मैं चख लेता हूँ। तो राजमाता कहती है आप पहले कुछ भी नहीं चख सकते, ये आपकी जान के लिए ख़तरनाक है। शफीऊं कहती है मैं खुद चख लेती हूँ। जैसे ही शफीऊं चखती है साथ साथ महाराज भी चखते हैं और दोनों को कुछ नहीं होता है। महाराज कहते हैं कि इसे खाते जिससे में ताकत महसूस हो रही है, और रानी साहिबा को गुस्सा करते हैं कि आप इसे खिला क्यों नहीं रही हैं। और फिर दिखाते हैं कि वो 1-2 बाइट्स राजकुमार के मुंह में डालती है, उसके बाद उनका जिस्म कांपना बंद हो जाता है। तो तबीब कहते हैं कि अब इनकी नफ्स ठीक हो रही है, अब इनके जिस्म में ताकत आ रही है। शफीऊं ये सब देख के बहुत ही खुश हो रही होती है। महाराज बहुत ही खुशी खुशी खा रहे होते हैं। आगे दिखाते हैं कि शफीऊं जब कमरे से बाहर निकलती है उनको चक्कर आ जाते हैं, तो महाराज उन्हें पकड़ लेते हैं। कहती हैं ये 3-4 दिन तुम्हारे लिए बहुत ही मुश्किल थे। तो शफीऊं कहती है 3-4 दिन तो आपके लिए भी बहुत ही मुश्किल थे। और वो कहते हैं कि आके मुझसे बगीचे में मिलना जहाँ मैंने तुम्हें कहा था। तो कहती है कि ठीक है मैं आ जाऊँगी। अगला सीन राजकुमार का दिखाया जाता है, जो परेशान होते हैं उनका प्लान फ्लॉप हो गया। यहाँ दिखाते हैं कि शाही सखी अपना भेस बदल के कैद खाने में आते हैं, क्योंकि उनकी सिपाही को गोलगिम ने पकड़ा होता है। वो उनके पास आके उनको पानी पिलाती है, उनके गले लगाती है, उनको ये लगता है कि वो उनकी हिफाजत कर रही है। वो कहती है कि मैं अपना मुंह कभी नहीं खोलूँगी। वो कहती है मैं तुम्हें यहाँ से आज़ाद कर दूँगी। उसको लगता है कि वो सच में उसे आज़ाद करने वाली है, लेकिन वो उसके गले में छुरी मार देती है और वो छुरी उसके हाथ में रख देती है ताकि सबको यही लगे कि उसने खुदकुशी की, और चुपचाप वहाँ से निकल जाती है। आगे दिखाते हैं कि वो शफीऊं महाराज से मिलने आती है। उन्होंने एक गेटअप किया होता है। वो कहती है आपने ये क्यों पहना है, कि आप कोई डांस कर रहे हैं। कहते हैं कि हाँ मैं राजमाता के बर्थडे पे एक डांस करूँगा, लेकिन पहले मैं वो तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। फिर वो उनको डांस करते हुए दिखाती है और शफीऊं उन्हीं के बारे में सोच रही होती है कि जैसे उन्होंने गले लगाया था। अगले सीन फिर राजकुमार की तरफ जाता है। उनके पास एक खातून होती हैं जो अजीब सी बातें कर रही होती हैं, और फिर दिखाते हैं कि वो अपने मंत्री को बताते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि महाराज की ही नानी है, यानी कि उनकी माँ की माँ। और उनको ये बात नहीं पता है, और अब उनकी सालगिरह वाले दिन ये बात उन्हें पता चलेगी। यहाँ दिखाते हैं कि महाराज शफीऊं को बता रहे होते हैं कि अगर तुम्हारी मंगूर रुक मिल गई तो क्या तुम यहाँ से चली जाओगी। वो कहती है हाँ मैं यहाँ से चली जाऊँगी, क्योंकि ये मेरा युग नहीं है। कहते हैं मैं तुम्हें अपनी रानी बना के रखूँगा और हमेशा अपने पास रखूँगा। क्या फिर भी तुम जाओगी। और फिर शफीऊं सोचती है कि अगर वो यहाँ रह भी जाए तो इतना कोई मसला नहीं है। और फिर महाराज उसको देखते देखते एक रिंग पहना देते हैं और ऐसा कहते हैं कि तुम बहुत ख़ास हो मेरे लिए, सबसे ख़ास हो, और मैं तुम्हें ख़ास मकाम दूँगा। और फिर उसे गले लगा लेते हैं और एक ज़ोरदार किस भी होती है। और यही एपिसोड यहाँ ख़त्म होती है। अगली एपिसोड 11 और 12 होगी, जो कि लास्ट एपिसोड होगी।
तो एपिसोड के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि आपको ड्रामा कैसा लग रहा है और बेल आइकन पर दबाना नहीं भूलें।